हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही चैनल सरकारी रिवीजन पर। तो बच्चे, एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कैसे करें, फ्रेशर बच्चा हो या रिपीटेड बच्चा हो, उसके लिए आप लोगों की वीडियो जो है आप लोगों के सामने हाजिर है। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जो है वो कमेंट कर रहे थे कि सर फ्रेशर बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ इसके बारे में कुछ वीडियो आप के माध्यम से आप बता दें तो फाइनली आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार है। मैंने बहुत पहले ही डिस्कशन किया था इस वीडियो के बारे में, लगभग 1 मंथ पहले ही डिस्कशन किया था कि ये वीडियो आएगी। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी जीडी 2026 की तैयारी किस तरह से आप लोगों को करना है। फ्रेशर बच्चा हो चाहे वो रिपीटेड बच्चा हो जो 2024 के एग्ज़ाम में रहेगा या 2025 के एग्ज़ाम में रहेगा है। ठीक है, जो भी आपको दिख रहा है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है, क्या है पढ़ने का सही तरीका, बहुत सारी चीज़ हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे कि एसएससी जीडी में कंपटीशन जो है वो कितना ज़्यादा है, कौन सी बड़ी गलती के चलते नहीं हो पाती है सिलेक्शन, हम लोग ऐसी कौन सी गलती कर देते हैं जिसके कारण हम लोगों को सिलेक्शन नहीं हो पाती है, किस गलती के वजह से हो जाते हैं फाइनल मेरिट से बाहर, फाइनल मेरिट से 2-4 नंबर से जो बच्चे रह जाते हैं वो लोग कहाँ पर गलती कर देते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। क्या है पढ़ने का सही तरीका, किस तरह से आप लोगों को स्मार्ट तरीके से पढ़ना है जिससे आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट हो और मॉक टेस्ट हो, चाहे आप लोगों के एसएससी जीडी में अच्छे मार्क्स आएँ, मार्क्स जो है आप लोगों के बेटर रहें। चाहे वो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट में भी आपके मार्क्स जो है किस तरह से गेन होंगे, क्या किस तरह से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट पहले करने से होंगे फ़ायदे। ये बहुत सारे बच्चे लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है कि एग्ज़ाम में कौन सा सब्जेक्ट पहले करें, तो इसका कन्फ्यूज़न भी आज की क्लास में जो है वो हम लोग दूर करेंगे। ये वीडियो बनाने में मुझे इतना वक्त क्यों लग गया, 1 मंथ क्यों लग गया, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, वीडियो के आगे मैं बताऊंगा कि क्यों मुझे इतना ज़्यादा समय लग गया ये वीडियो को तैयार करने में। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं एसएससी जीडी में कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो हम लोग डाटा के माध्यम से जानेंगे। 2018 में वैकेंसी आई थी, वैकेंसी कितनी आई थी, 60,210 वैकेंसी आई थी, जिसके लिए बच्चों ने अप्लाई किया था 52,20,335 वैकेंसी जो है फॉर्म जो है वो अप्लाई किए गए थे। और ये आप लोगों का पर सीट कंपटीशन है कि एक सीट के लिए कितने बच्चों के बीच में कंपटीशन चल रहा था, तो 86 बच्चों के बीच में चल रहा था। 2021 का डाटा देखा जाए तो 25,271 वैकेंसी थी। ठीक है, जिसके लिए बच्चों ने अप्लाई किया था 71,74,580 जो है वो फॉर्म अप्लाई किए गए थे। 283 बच्चों के बीच में कंपटीशन था, मतलब एक सीट के लिए 283 बच्चे जो है वो कंपटीशन कर रहे थे। 2023 में वैकेंसी आई थी 50,187 वैकेंसी आई थी। ठीक है, जिसके लिए बच्चों ने फॉर्म भरा था 54,15,938। ठीक है, 160 बच्चों के बीच में कंपटीशन था। 2024 में वैकेंसी आई थी 46,617, जिसके लिए फॉर्म अप्लाई किया गया था 47,45,501 बच्चों ने फॉर्म जो है वो अप्लाई किया था। ठीक है, और 101 बच्चों के बीच में कंपटीशन था। 2025 में 53 लाख जो इसी साल वैकेंसी थी 2025 में 53 लाख बोल रहा हूँ, 53,690 वैकेंसी थी। ठीक है, जिसके लिए बच्चों ने अप्लाई किया है अप्रॉक्स 52 लाख। ठीक है, अप्रॉक्स लगभग आप मान सकते हैं कि 52 लाख बच्चों ने जो है वो फॉर्म को भरा था। ठीक है, और 116 बच्चों के बीच में जो है ये कंपटीशन रहने वाली है। ठीक है, अब फ्रेशर बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा कि 116 बच्चों के बीच में कंपटीशन है, 283 यहाँ पर 2021 में देखा जाएगा तो 283 बच्चों के बीच में कंपटीशन था। तो बच्चे मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ बच्चे जो है वो रिटेन में छट जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जो है वो मेडिकल में छट जाते हैं, कुछ बच्चे जो है वो फिजिकल से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे करते करते आप लोगों के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 116 बच्चों के बीच में जो कंपटीशन है या फिर 101 बच्चों के बीच में जो कंपटीशन है वो बहुत ही आसान है। आसान नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। अगर आप लोग मेहनत करोगे तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बाकी धीरे धीरे करके बच्चे लोग जो है वो छटते चल जाते हैं। फाइनल मेरिट से भी कुछ बच्चे जो है वो बाहर हो जाते हैं। उसकी भी क्या सबसे बड़ी कमी रहती है मैं आप लोगों को बताऊंगा।
ठीक है, चलिए हम लोग दूसरी बात जानते हैं कि कौन सी बड़ी गलती के चलते नहीं हो पाती है सिलेक्शन। कौन सी हम लोग गलती करते हैं, ऐसा कौन कौन सा गलती करते हैं जिससे हम लोगों का सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाती है। तो सबसे पहला पॉइंट है आसान टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना। ठीक है, जिस भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा उन सभी बच्चों में ये कॉमन मिस्टेक्स होता है कि आसान टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किसी को मैथ पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ठीक है, किसी को जीके पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो मैथ कोई ज़्यादा पढ़े जा रहा है और जीके पे थोड़ा कम ध्यान दे रहा है। जैसे कि मान लेते हैं जिससे रीजनिंग पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो रीजनिंग को पढ़े जा रहा है, मैथ पे ध्यान नहीं दे रहा है। आसान टॉपिक्स बोल सकते हैं या आसान सब्जेक्ट बोल सकते हैं, टॉपिक्स भी आप ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैथ का कोई टॉपिक है, जैसे मान लीजिए परसेंटेज कोई टॉपिक है, उस टॉपिक को आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक है। उसी मैथ में एसएससी जीडी में मेंसुरेशन नाम का भी एक चैप्टर होता है जिससे बच्चे लोगों को पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि एसएससी जीडी में हमेशा मेंसुरेशन से 1 या 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मैथ में रहता है। तो बहुत सारे बच्चे लोगों का मेंसुरेशन पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, तो वो मेंसुरेशन को नहीं पढ़ते, ठीक है। वही 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन वो आपके चलते 2 नंबर 4 नंबर के चलते फाइनल मेरिट से जो है वो बाहर हो जाते हैं। मुश्किल टॉपिक को कम पढ़ना या फिर ना पढ़ना और बराबर रिवीजन नहीं करना। रिवीजन की टेक्निक जो है बहुत सारे बच्चे लोगों को सही तरीक़ा से नहीं है। अभी जो बच्चे पढ़ने स्टार्ट करेंगे उनके लिए क्या रहेगा, एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो एक चैप्टर का रिवीजन करना आसान होगा। लेकिन जैसे ही बच्चे लोगों का 4 महीना पार हो जाएगा, 5 महीना पार हो जाएगा, 6 चैप्टर 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद बच्चे लोगों को रिवीजन करने में बहुत ही मुश्किल आती है कि 6 चैप्टर है, कैसे रिवीजन करूँगा एक बार में। तो रिवीजन करने के तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को रिवीजन करना है, ठीक है। तो आज के बाद जो है वो बच्चे लोग रिपीटेड बच्चे हो या फ्रेशर बच्चे हो, ये गलती को नहीं करना है कि जो भी टॉपिक को आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है उसी टॉपिक को पढ़ना है। नहीं, आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट हर एक चैप्टर को बराबर तरीके से देखना है, बराबर मेहनत करना, मल्टीपल मेहनत करना है और रिवीजन भी आप लोगों को बराबर तरीके से करना है, ठीक है। और बाकी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आसान टॉपिक है उसमें कंपटीशन नहीं होता है। आसान टॉपिक वो हर एक वो बच्चा करके आता है, ठीक है, लेकिन मेन कंपटीशन जो होता है वो मुश्किल टॉपिक में होता है। मुश्किल टॉपिक को कौन सा बच्चा अच्छे से तैयारी करके आया है, इस पे कंपटीशन होता है, ठीक है। चलिए और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इसी चैनल पर हम लोगों का एसएससी जीडी 2026 के लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रहा है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो गया, जैसे एसएससी जीडी ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को हिंदी दिख रहा होगा, यहाँ पर मैथ दिख रहा होगा, उसका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रहा है। मतलब एसएससी जीडी ज्योग्राफी, जैसे मान लीजिए जीके में ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी का हर एक चैप्टर का अपडेटेड क्वेश्चन 2025 में 2024 में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रहा है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ से एसएससी जीडी 2026 की तैयारी को और मजबूत बनाइए, ठीक है। बाइलिंगुअल क्लास है, अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ आपको मिलेगा, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को प्रैक्टिस करने में। लेकिन हाँ, आप लोग फाउंडेशन बैच पढ़ने के बाद ही यहाँ से प्रैक्टिस करिएगा। बिना फाउंडेशन बैच पढ़े आप लोग अगर यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी अवेलेबल रहता है। आप लोग दोबारा चाहो तो दोबारा टेलीग्राम चैनल से भी रिवीजन कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक सारा का सारा मिल जाएगा। जल्द से जल्द ज्वाइन करिए और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करके और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, ठीक है। चलिए, और हम लोग जानते हैं कि किस गलती की वजह से हो जाते हैं फाइनल मेरिट से बाहर। फाइनल मेरिट से बाहर होने वाले बच्चे, ठीक है, जो 2 नंबर हो गए या 4 नंबर हो गए, ठीक है, या 1.5 नंबर हो गए। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे लोगों को देखा है जो 1 नंबर के चलते 0.5 नंबर के चलते भी बाहर होते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को उन बच्चों में गलती कहाँ हो जाती है, अपने कमियों पर काम नहीं करना। अपने कमियों पर काम नहीं करना मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में आपका हिंदी में आपने मैथ अच्छे से तैयारी करके रखा, आपका 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन जो है वो सही हो रहा है। हिंदी एक आसान सब्जेक्ट होता है, आप भी जानते हैं, लेकिन अगर हिंदी में क्वेश्चन अच्छा से पूछा जाए तो हिंदी का पेपर हार्ड बन सकता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो हिंदी पे ध्यान नहीं देते हैं,
मॉक टेस्ट में भी देखते हैं कि 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन सही हो रहा है, 16 क्वेश्चन सही हो रहा है, 14 क्वेश्चन सही हो रहा है, और वो हिंदी पे ध्यान नहीं देते। वही असर आप लोगों को एग्ज़ाम में, उसी का फ़र्क आप लोगों को दिखता है। आप लोग एग्ज़ाम में भी 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करके सही कर पाते हैं, और लास्ट में आप लोग देखते हैं कि मैं जो फाइनल मेरिट से 2 नंबर के चलते बाहर हो गया या 1 नंबर के चलते बाहर हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ आप लोग मिस्टेक्स करते हैं। जो बच्चे नंबर के चलते बाहर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनका असर देखने को मिलता है। इसे आप मैथ में भी मान सकते हैं। ठीक है, मेरा मैथ नहीं सुधर रहा, मैथ पर भी आप अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या जीके पे आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आपका अपने कमियों पर काम करना है कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है। मेरा मैथ वीक है, जो भी वीक सब्जेक्ट है आपका, जो भी वीक टॉपिक है आपका, आप उसे बार बार रिवीजन करेंगे और अपने कमियों पर काम करना है। हर एक तरीक़ा से आपको अपनी कमियों पर काम करना, अपनी कमियों पर काम करेंगे तो 2 नंबर 4 नंबर के चलते आप लोग फाइनल मेरिट से बाहर नहीं होंगे। ठीक है, फाइनल मेरिट 2 नंबर 4 नंबर से बाहर होने वाले बच्चे लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि अगर मैं एक क्वेश्चन सही कर देता तो आज मेरा जॉब मेरे हाथ में होता। ठीक है, तो आप लोगों को बराबर रिवीजन करना है, अपने कमियों पर काम कीजिए। चाहे मैथ में आप वीक हैं तो मैथ की प्रैक्टिस अच्छे से करिए, हिंदी में आप वीक हैं तो हिंदी की प्रैक्टिस अच्छे से करिए। ठीक है, चलिए और आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब है क्या है पढ़ने का सही तरीका। ये भी बच्चे लोग पे डाउट बना रहता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12 घंटे 14 घंटे पढ़ते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। उनका सिलेक्शन नहीं होता है, मेहनत से पढ़ रहे, अच्छे तरीके से पढ़ रहे, मन लगाकर पढ़ रहे हैं, फिर भी जो है वो सिलेक्शन नहीं होता है। उसके पीछे क्या कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं फ्रेशर बच्चे को बात करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है फ्रेशर बच्चा। फ्रेशर बच्चों के बारे में मैं बात करता हूँ। सबसे पहले फ्रेशर बच्चे को करना क्या है, अपने फाउंडेशन बैच को आराम से ख़रीदना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो तैयारी को स्टार्ट करना है। फाउंडेशन बैच के टीचर, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन बैच के टीचर जिस तरीक़ा से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो भी रूल आपको फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं वो सारे रूल को आप फॉलो करेंगे। अपने मन में ये नहीं बैठाना है कि मैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हूँ तो 12 घंटे एक घंटा भी जो बच्चे नहीं पढ़ते थे उसे अचानक से 12 घंटे अगर आप बैठा देंगे पढ़ने के लिए, वो 2 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद वो नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो 12 घंटा 14 घंटा पढ़ने का टारगेट नहीं बनाना है आपको। शुरू में 6 से 7 घंटे पढ़ने का टारगेट बनाना है। और कोई भी फाउंडेशन बैच अगर आप लोगों के लिए आता है, कोई भी फाउंडेशन बैच अभी चल भी रहा है तो वो 6 से 7 घंटे के रूटीन के हिसाब से ही चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सिलेबस अगर बाद में बढ़ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आपका 4 महीना 5 महीना हो गया तैयारी किए हुए, आप लगातार पढ़ रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट में आपका 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया, तब आपको रिवीजन पे आपको मेहनत करना है और धीरे धीरे करके अपने पढ़ने के टाइमिंग को बढ़ाना है। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 महीने के बाद आप थोड़ा सा टाइमिंग को बढ़ा दीजिए, 7 घंटे कर दीजिए। ठीक है, या 8 घंटे कर दीजिए, तो वो बाकी के जो 2 घंटे बचेंगे वो आपके रिवीजन पे जाएंगे कि हाँ ये चैप्टर इतना, इस सब्जेक्ट में इतना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो इस चैप्टर का धीरे धीरे करके रिवीजन करना ज़रूरी होता है। और पता है आपको कि मैथ और रीजनिंग जो है वो प्रैक्टिस का चीज़ होता है। जितना ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, तो पढ़ने का सही तरीका देखिए, मैंने यहाँ पर रूटीन भी के हिसाब से भी लिख दिया है। ठीक है, 1 घंटा आपको हिंदी पढ़ना है। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को हिंदी में ध्यान नहीं देना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हिंदी आसान होता है। 1 घंटे आप लोग अगर हिंदी मन से पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, 4 महीना 5 महीने के बाद आप लोग हिंदी में रूटीन, मैंने अब क्या बोला, पहले शुरुआत आप लोगों को इससे करना है। लगभग 2 घंटे आप लोगों को मैथ करना है, क्योंकि मैथ पढ़ने के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस भी करने की चीज़ होती है। ठीक है, 2 से 3 घंटे आप लोगों को जीके पे देना है। 2 से 3 सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है, धीरे धीरे करके जिस तरह से सब्जेक्ट खत्म होते जाएगा अगला सब्जेक्ट स्टार्ट होते जाएगा। ठीक है, और जो पुराने सब्जेक्ट आप पढ़ कर रखते जाएंगे उसे रिवीजन करते जाएंगे। और रीजनिंग जो है, रीजनिंग अगर आप 1 घंटा करके भी पढ़ रहे हैं ना तो बहुत है। रीजनिंग बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। मैं आपको बोलूँगा कि एसएससी जीडी में कोई भी सब्जेक्ट का तैयारी अगर सबसे पहले होगा, कमांड बनेगा, मजबूत होगा किसी का कोई भी सब्जेक्ट, तो वो है रीजनिंग। इसीलिए मैं अपने चैनल पर जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस में रीजनिंग जो है वो नहीं करा रहा हूँ, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर जब होंगे तब रीजनिंग का भी क्लास होगा। ठीक है, शुरुआत में आप लोगों को इस तरह से अपना तैयारी को स्टार्ट करना है। हाँ, जो बच्चे मैथ में ज़्यादा कमज़ोर है वो 1 घंटे अलग से प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आज कोई सब्जेक्ट पढ़ा, कोई क्लास को पढ़ा, उसका क्वेश्चन जो है वो आप अलग से 1 घंटे में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो बच्चे
जिस सब्जेक्ट में वीक है वो एक्स्ट्रा 1 घंटे पढ़ सकते हैं उस चैप्टर को, शुरुआत से ही सब्जेक्ट को शुरुआत से ही पढ़ सकते हैं, ताकि धीरे धीरे करके उस पर भी बहुत ही अच्छा से कमांड बन सके। ठीक है, अब रिपीटेड बच्चा की मैं बात करूँ। रिपीटेड बच्चे को क्या करना है, पिछले दिए हुए एग्ज़ाम को अच्छे से एनालाइज करना है। अच्छे से एनालाइज करने का मतलब है आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में आप लोग को अपना आंसर की देखना है कि आंसर की में मैंने कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा गलती किया है, कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा गलती हुआ है। ठीक है, सारे चीज़ें को अच्छे से एनालाइज करना है। ठीक है, पिछले एग्ज़ाम में किए गए गलतियों को सुधारना, पिछले एग्ज़ाम में कौन से आप गलती किए थे, कौन से गलती करने का मतलब हो गया कि जैसे कि मान लीजिए आप कौन सी गलती कर रहे थे। जैसे कि मान लीजिए आप मैथ के कोई चैप्टर जो है, कोई 1 या 2 चैप्टर को आप इग्नोर करके चल रहे थे, कम प्रैक्टिस करके चल रहे थे। ठीक है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम में जो है वो वही 2 चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपके शिफ्ट में देखने को मिल गया। तो ये आपकी गलती हो गई कि आपने जो है उस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया। ठीक है, अपने गलतियों को सुधारना है, अपने गलतियों पर काम करना है। ठीक है, रिपीटेड बच्चे के लिए पिछले एग्ज़ाम में जिस सब्जेक्ट को करने में ज़्यादा मुश्किल आई थी उस सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना है। ज़्यादा मुश्किलें आई थी, जैसे कि मान लीजिए आप मैथ में बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके गए थे। ठीक है, और वहाँ पर जा कर के मैथ का क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा कर दे दिया गया या फिर थोड़ा सा हार्ड मिल गया, वहाँ पर आपको समय लग गया। तो आप लोगों को अपने कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा मुश्किल आई थी, कौन सा सब्जेक्ट में आप लोगों का ज़्यादा रॉन्ग्स हुए हैं, ठीक है, उस सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना। जैसे कि मान लीजिए हिंदी का ज़्यादा गलत हो गया, हिंदी में आपका 20 क्वेश्चन में 10 ही क्वेश्चन सही हो पाया, 10 गलत हो गया। तो आप लोगों को ध्यान देना है विशेष कि हिंदी मैंने जो है वो नज़रअंदाज किया, हिंदी को मैंने ध्यान नहीं दिया और हिंदी में मेरा 10 क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो कौन सा सब्जेक्ट करने में मुश्किल आया। ठीक है, आपको एग्ज़ाम के अंदर जो प्रेशर होता है उस एग्ज़ाम के अंदर के प्रेशर को याद रखना है कि कौन से सब्जेक्ट में मैं कंफ्यूज हो रहा था, कौन से किस तरह के क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट को मैं आसानी से कर पाया, किस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा समय लग रहा था, वो सारे चीज़ को आपको ध्यान देना है। अपने रिवीजन पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आप एक रिपीटेड बच्चे हो। रिपीटेड बच्चे का मतलब है आपने फाउंडेशन बैच को कंप्लीट कर रखा है। तो इस तरह की गलती नहीं करना है कि 2024 में सिलेक्शन नहीं हुआ तो 2025 में फिर से फाउंडेशन बैच को पढ़ रहा हूँ। हाँ, पढ़ना ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़े से स्पीड में पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए कोई चैप्टर आपको बहुत अच्छा से कंप्लीट है, आपके मैथ जो है वो परसेंटेज चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट है, और उसके बाद भी आप जो है वो फाउंडेशन बेस से पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं। आप उसके बदले क्वेश्चंस लगा लीजिए, 100 क्वेश्चंस लगा लीजिए, 150 क्वेश्चंस लगा लीजिए, या फिर फाउंडेशन बैच जो कराया जा रहा है 2025 का, उसका सीट उठाइए डायरेक्ट, और डायरेक्ट सीट उठा करके मैथ को बनाइए। जो क्वेश्चन आपको नया दिख रहा है, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, आप डायरेक्ट फिर वहाँ पे वीडियो ऑन करके उसके बाद क्लास ओपन करके आप, जैसे कि मान लीजिए आपको किसी सीट का 14 नंबर क्वेश्चन नहीं बन रहा या 15 नंबर क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो आप डायरेक्ट वीडियो को 14 नंबर के क्वेश्चन पास ले करके जाएँ, और उसके बाद आप जो है वो अपने रिवीजन को 14 नंबर क्वेश्चन को समझें और प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से आपको फाउंडेशन बैच पर पूरा नहीं घुसना है रिपीटेड बच्चा को। मॉक टेस्ट को जारी रखना, मॉक टेस्ट को आप लगातार जारी रखिएगा। रिपीटेड बच्चे जो है वो मॉक टेस्ट, जैसे कि मान लीजिए किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाया तो मॉक टेस्ट देना बंद मत करिएगा। मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मॉक टेस्ट सिर्फ देने से नहीं होता है। मॉक टेस्ट में की हुई गलतियों को सुधारना, मॉक टेस्ट का एनालाइज भी किया जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा गलती हो रहा, ठीक है, कौन से क्वेश्चंस का गलती हो गए, कॉमन मिस्टेक्स क्या हो गया। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे कैलकुलेशन में कॉमन मिस्टेक्स हो जाता है, जिसके कारण हम लोगों का मैथ का आंसर जो है गलत हो जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में देखना। मॉक टेस्ट लगातार जारी रखना है रिपीटेड बच्चा को। ठीक है, और जो फ्रेशर बच्चे हैं वो मॉक टेस्ट को 6 महीना 7 महीना के बाद अपना देने स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 50% सिलेबस जो है, 60% 70% तक सिलेबस जो है वो 6 महीना में ख़त्म हो जाता है। तो मॉक टेस्ट फ्रेशर बच्चे जो है वो 60% वो 6 महीना 7 महीने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने में इतना समय इसीलिए लग गया क्योंकि लगभग मैंने बहुत सारे बच्चे लोगों से बात किया। ठीक है, क्या क्या गलती बच्चे लोगों ने किया था, ठीक है, कौन कौन सी गलती को अपने सुधारे थे, इसीलिए ये वीडियो को तैयार करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा है बच्चे। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है मैं उनसे भी बात किया था। ठीक है, उनसे भी मैं कुछ बहुत विशेष जानकारी लिया हूँ। बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद जो है ये वीडियो तैयार हुआ है कि कहाँ कहाँ पर गलती जो बच्चे लोगों का होता है। लगभग यही सारे गलती जो है वो बताया गया था। ठीक है,
जो बच्चे 3 साल 4 साल से सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसके बाद वो आखिरी में जो सिलेक्शन लिए हैं, ठीक है, तो उन सब से भी बात किया गया था। तो ये जितने भी गलती में जो आप लोगों को गिना रहा हूँ इस वीडियो में, वो सारे गलती जो है लगभग बच्चे लोग जो है वो करते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आखिरी में जानता हूँ, हाँ, ये बच्चे लोग में बहुत ही ज़्यादा डाउट बना रहता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा डाउट रहता है बच्चे लोगों में, एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट को पहले करने से होंगे फ़ायदे। देखिए 60% बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं यहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट लिखा हुआ क्यों लिखा हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार मॉक टेस्ट में, मतलब जिस तरह से अपना तैयारी, जिस तरह से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मान लीजिए पहले मैथ को दिया, फिर जीके दिया, फिर हिंदी दिया, फिर रीजनिंग दिया, जिस तरीक़े से भी दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो क्या करते हैं, वो मॉक टेस्ट जो घर पे मॉक टेस्ट देते हैं वो तो देते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम में जा कर के वो अलग तरीके से, मतलब मॉक टेस्ट जिस तरीके से दिए हैं उस जिस तरह के तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस किया है उस तरीके से वो एग्ज़ाम में नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, उल्टा फुल्टा सब्जेक्ट कर देते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने पहले मैथ किया, उसके बाद हिंदी किया, उसके बाद जीके किया, उसके बाद रीजनिंग किया, लेकिन आप एग्ज़ाम हॉल में गए, आपका मन घूम गया, आप पहले हिंदी कर दिए, उसके बाद फिर जीके कर दिए, उसके बाद रीजनिंग कर दिए, फिर मैथ कर दिए, तो आपने उल्टा फुल्टा सब्जेक्ट कर दिया। उसके बाद आपका जो है वो टाइमिंग गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, और आपके मिस्टेक्स होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए मॉक टेस्ट आप जिस तरीक़े से दे रहे हैं उसी तरीक़ा से एग्ज़ाम हॉल में जा कर के भी आपको करना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर मॉक टेस्ट देते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट को करते हैं पहले, उसके बाद वहाँ पर जा कर के आप इसको चेंज कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है। मेरा मानना ये है कि जिस भी बच्चे को ये कन्फ्यूज़न है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले से करूँगा, ठीक है, तो मैं बच्चे लोगों को बोलता हूँ कि जीके और हिंदी ये 2 सब्जेक्ट आप लोगों को पहले करना है। क्यों करना है, मैं कारण बताता हूँ। जीके ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आपने एक बार में क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते के साथ आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये इस क्वेश्चन का आंसर मुझे याद है कि नहीं। पहले में तो तुक्का नहीं मारना, और तुक्का मारना कब है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को एक बार में आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे याद है कि नहीं। अगर आपको याद है तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन वहाँ पर आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये आंसर है, आप टिक करके आगे बढ़ गए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। हिंदी भी उसी तरीक़ा से होता है, आप क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ते के साथ अगर आप पता कर लेंगे कि ये इसका आंसर मुझसे होगा कि नहीं, ठीक है, अगर आपसे होगा तो आप वहाँ पर रुकेंगे और नहीं होगा तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये दोनों सब्जेक्ट का है ना, ये दोनों सब्जेक्ट जब मैं एसएससी जीडी का, मैंने भी एसएससी जीडी का जो है वो पेपर दिया है, ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट है ना लगभग आपके 8 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। लगभग जितना भी आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ करके भी आप करेंगे ना तो 8 से 10 मिनट में ये दोनों सब्जेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अब आपके पास बचा है जो है वो 50 मिनट का समय बचा है, 50 मिनट का समय बचा है। मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए मैथ में कुछ क्वेश्चन आपको घुमा के दे दिया जाएगा, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा समय लग गया या थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में समय लग गया। उसके बाद आप मैथ को करिए। मैथ अगर आप 30 मिनट में भी कंप्लीट करेंगे ना, 30 मिनट में भी अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं, आधा घंटा में भी अगर आप 20 क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो लास्ट आपके पास जो वो 20 मिनट बचेगा ना, वो 20 मिनट से आप रीजनिंग को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। रीजनिंग इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता है, जो रीजनिंग को अच्छे से प्रैक्टिस किए वो उसके लिए 20 मिनट जो है वो काफ़ी होता है। अगर आप जो सेक्शनल मॉक टेस्ट देते हैं, एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट देते हैं, तो उसमें भी आपको 20 मिनट का ही समय दिया जाता है सेक्शनल मॉक टेस्ट में भी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चे मैथ से डरते हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं मैथ बहुत ही बड़ा टेंशन है, तो वो बच्चे पहले मैथ को ही कर लीजिए, ठीक है, वो बच्चे पहले मैथ को ही कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी बच्चे मैथ से डरते हैं, जिसे मैथ का डर है कि नहीं मुझे मैथ से बहुत डर लगता है, पहले मुझे मैथ को ही अच्छा से करना है, तो वो बच्चे पहले मैथ को कर सकते हैं, उसके बाद अपने रूटीन को यहाँ रूटीन के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। जिस भी बच्चे को मैथ से डर है वो बच्चे मैथ पहले कर ले सकते हैं, उसके बाद जीके, हिंदी, उसके बाद रीजनिंग इस तरह से भी फॉलो कर सकते हैं। जिस भी बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे इस सब्जेक्ट में डर है, किसी बच्चे को तो हिंदी में भी डर होता है, किसी बच्चे को हिंदी में भी डर होता है कि हिंदी किस तरह से जाएगा,
तो जो भी आपको डर लगता है उस सब्जेक्ट को आप पहले कर लीजिए, जो आपको इजी सब्जेक्ट लगता है उसे आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे लिए सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, क्योंकि देखिए जीके और हिंदी सीधा आपको पढ़ने वाला सवाल है, सीधा क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा मुझे इसका आंसर याद है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको आंसर याद रहेगा तो आप टिक करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। आपके पास 30 मिनट का भी समय दिया जाएगा ना, अगर आप प्रैक्टिस अच्छा सा मैथ की किए हो तो 30 मिनट आपके लिए इनफ है मैथ बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट के 20 मिनट में आप रीजनिंग कर सकते हो। आप इस तरह से, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप मॉक टेस्ट एक बार इस तरीक़ा से दीजिएगा, आपको पता चलेगा कि आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। इस तरह से पहले आप मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करके एक बार देखिएगा, मॉक टेस्ट एक बार दे करके देखिएगा कि आपको कैसा फील हो रहा है। आपको जैसा फील होगा, आपको लगेगा कि नहीं मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है, इससे फ़ायदा हो रहा है, तो आप तभी इसे फॉलो करिएगा। वरना आपको जिस तरीक़ा से सुविधा लगता है आप उस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। एग्ज़ाम में जो जाकर के सब्जेक्ट जो है वो देख सकते हैं। अगर आपको हिंदी पहले करने का मन है हिंदी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे, पहले जीके, हिंदी, मैथ, लास्ट में रीजनिंग इजी सब्जेक्ट होता है, आपसे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए तो आपसे रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप लोगों को तैयारी आप जो है वो कर सकते हैं। बाकी बात, मैंने बहुत सारे एसएससी जीडी के कैंडिडेट से जो है वो बातचीत किया हूँ, ठीक है, उनसे मिलकर बातचीत किया हूँ, इसीलिए ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, 1 मंथ का समय लग गया इस वीडियो को बनाने में, ठीक है। मेरे दिए हुए रूल को आप लोग फॉलो करिए, देखिए आप लोगों को फ़ायदा बहुत होगा। फ्रेशर बच्चा, रिपीटेड बच्चा, दोनों के लिए ये हेल्पफुल वीडियो है, ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एसएससी जीडी 2026 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे बच्चे जो है जो इस चैनल के हिस्से हैं, जो इस चैनल से जुड़े हुए बच्चे, उन्हें तो पता है कि किस तरह से एसएससी जीडी 2026 का तैयारी चल रहा है। नए बच्चे जो है वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा आराम से मिले, ठीक है। और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह भी जो है वो इस चैनल पर आएंगी, ठीक है, आगे जो है वो भी इस चैनल पर आएंगी, ठीक है। और भी अपने भाई बहन लोगों को इस चैनल को भेज सकते हैं, ठीक है, जो भी एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं। और बीच बीच में गाइडेंस की वीडियो भी जो है वो आती रहेगी, आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ठीक है। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि बच्चे लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो ऐसे तैयारी करने में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। और भी आगे आने वाली इस चैनल पर बहुत सारे एग्ज़ाम्स की जो है वो तैयारी कराई जाएगी, हो सकती है दिल्ली पुलिस की तैयारी हो, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट आप लोगों को रेलवे का भी तैयारी हो सकता है। अभी एसएससी जीडी की तैयारी चल रहा है, आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी हो सकती है, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।